नमस्कार, स्वागत है आपका खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 10 दिवसीय विदेश दौरे पर हैं और इस दौरान वो 3 देशों का दौरा करेंगे। दुनिया के 40 शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे। सबसे पहले आसियान सम्मेलन के लिए म्यांमार पहुंचे हैं और फिर ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में मोदी G20 की बैठक में भाग लेंगे और इसके अलावा एजेंडे पर है ईस्ट एशिया समिट में भी हिस्सा लेना। क्या एजेंडा रहेगा इस हाई प्रोफाइल दौरे का? क्या कुछ हासिल हो सकता है? और क्या वाकई जिस तरह से कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो उन प्रधानमंत्रियों में से एक हैं या सबसे ज़्यादा विदेश यात्राएं करने वाले प्रधानमंत्री इतने छोटे वक्त में बन गए हैं, उन सब जो दावे किए जा रहे हैं उस पर भी हम सवाल उठाएंगे यहाँ मेहमानों के साथ। मेरे साथ यहाँ पर सलमान हैदर साहब हैं जो कि फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं भारत के। इसके अलावा मेरे साथ राजनीतिक मेहमानों में हैं पवन के वर्मा जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं राज्यसभा से जेडीयू के, और साथ ही संबित पात्रा हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं बीजेपी के, और वरिष्ठ पत्रकार संदीप दीक्षित द हिंदू से भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले संदीप, मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ कि फ़िलहाल म्यांमार तो पहुँच गए हैं प्रधानमंत्री, वहाँ पर उन्होंने महान मित्र बताया है म्यांमार को। अपना फोटोग्राफ जो है क्लिक करते हुए खुद पाए गए, वो अपने कैमरा जो मोबाइल का कैमरा है उससे तस्वीरें खींच रहे थे। म्यांमार में क्या एजेंडा रहने जा रहा है? पहली बार म्यांमार में 1955 के बाद इतनी बड़ी बैठक कभी नहीं हुई। 1955 में नासिर थे, टीटो थे, नेहरू थे, उस शख्सियत वाले नेता तो खैर अब रहे नहीं। पर म्यांमार में दोनों चीज़ें हैं, बायलैटरल भी है और आसियान के साथ भी मीटिंग है। आसियान की मीटिंग के ओपनिंग रिमार्क्स आ भी चुके हैं, जिसमें उन्होंने श्री मोदी ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि किसी भी आसियान के देश यानी 10 देशों के साथ कोई हिंदुस्तान का इरिटेंट बिल्कुल नहीं है। और म्यांमार के साथ जैसा आप जानते हैं मार्च में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह गए थे तब के, और अब नरेंद्र मोदी गए हैं। तो इतनी जल्द 2 प्रधानमंत्रियों की यात्रा करना वाकई एक अचरज पैदा करता है। साथ में ये भी बात बताता है कि म्यांमार के साथ हिंदुस्तान कितना उत्सुक है एक प्रगाढ़ दोस्ती करने के लिए, जिससे कि बे ऑफ बंगाल जो एरिया है उसमें हिंदुस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश और थाईलैंड, इन्हीं 4 देशों का आधिपत्य सा रहे, इसकी कवायद है। और तीसरा, जैसा कि आप जानती हैं कि म्यांमार में लिबरलाइजेशन हुआ है और हिंदुस्तानी कंपनियां पिछड़ गई हैं, चाहे वो सर्विसेज सेक्टर हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, उसमें और देशों की कंपनियां ज़्यादा आ गई हैं। तो शायद मैं मानता हूं कि बेहतर होता यदि श्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा और जापान की यात्रा की तरह यहाँ भी अपने उच्च कोटि के बिजनेसमैन को ले जाते, क्योंकि हमारे जो बिजनेसमैन हैं टॉप लेवल, वो थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं अनफेमिलियर टेरिटरी में जाने से, तो शायद थोड़ा सा मदद मिलती। पर उसके अलावा जो पहले की सरकारों ने कवायद की है म्यांमार से, उसको ज़्यादा सुदृढ़, उसको ज़्यादा पुख्ता करना और कनेक्टिविटी पे जोर डालना उनका मुख्य उद्देश्य रहेगा। लेकिन सलमान हैदर साहब फिलहाल ये कह रहे हैं कि बेहतर होता है कि बिजनेस डेलीगेशन यहाँ से लेकर जाते, लेकिन ऑस्ट्रेलिया तो क्रिकेटर्स को ले जा रहे हैं नरेंद्र मोदी। अच्छी बात है कि क्रिकेटर्स को ले जा रहा है, इससे कि ये जो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हैं अपने और देशों में, उन्हें उनके ज़रिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये मुझे लगता है अगर हमारे बिजनेस लोग, बिजनेस डेलीगेशन जाता है प्रधानमंत्री के साथ म्यांमार, उसका भी कुछ फ़ायदा होता। लेकिन म्यांमार तो हमारा पड़ोसी देश है, बिल्कुल नेक्स्ट डोर। जो वहाँ होता है उसका असर हम पर होता है, जो हमारे यहाँ होता है उन पर असर होता है। तो सबसे पहले हमें सोचना है और हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम अपने ताल्लुकात अच्छे रखें और इससे कोई गड़बड़ ना हो, ना उन पर ना हम पर, और जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो इम्कान है आगे बढ़ने का, वो हम देखें और पूरा करें। संबित पात्रा, बताया जा रहा है कि जैसा स्वागत प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका में हुआ उससे भी ज़्यादा ग्रैंड हो सकता है ऑस्ट्रेलिया में। क्या ये बात हम सही समझें? क्यों नहीं आयशा जी, देखिए, आरफा जी, देखिए जिस प्रकार से प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व है और जिस प्रकार से वो जिस देश में जाते हैं वहाँ एक उत्सुकता का, एक एंथुसियाज्म का माहौल रहता है कि मोदी आ रहे हैं। और आप आज जानते हैं कि नरेंद्र मोदी एक
इंटरनेशनली एक्लेम्ड फिगर हैं। तो ये बड़ा स्वाभाविक है कि ऑस्ट्रेलिया में हिंदुस्तान का जो प्रधानमंत्री है वो 28 साल के बाद जा रहा है। तो ये स्वाभाविक रूप में एक बहुत बड़ा विषय रहेगा ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया में देखिए, ऑस्ट्रेलिया के जो पीएम हैं एबॉट साहब, उनके साथ भी प्रधानमंत्री मोदी के बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। दोनों ही बहुत डेवलपमेंटल ओरिएंटेड लीडर्स हैं। तो ऐसे में बहुत स्वाभाविक है कि वहाँ भी बहुत बड़े तादाद में उनकी स्वागत की जाएगी और लोगों को अच्छा लगेगा। जी पवन वर्मा, क्या आपको इस बात से कोई समस्या है कि अगर भारत के प्रधानमंत्री का गौरव बढ़ता है और अगर अमेरिका में उनका इतना ग्रैंड स्वागत होता है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में उससे भी बेहतर स्वागत की उम्मीद की जा रही है, आपको कोई समस्या तो नहीं है इस बात से? देखिए, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके जरिए देश का गौरव बढ़े, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। लोग टिप्पणी ये जरूर कर सकते हैं कि उनकी विदेश यात्राओं से अब तक हासिल क्या हुआ है और क्या उनकी तैयारी एक रणनीति के तहत कुछ सोच करके साथ होती तो उसमें उपलब्धियां ज्यादा होती। ये एक टिप्पणी लोकतंत्र में वाजिब है। मैं समझता हूं उनका म्यांमार जाना जरूरी था, शिखर वार्ता है और पड़ोसी मुल्क है, चीन का प्रभाव है, उसको काउंटर करने की भी ज़रूरत है। ऑस्ट्रेलिया G20 समिट है, वो भी ज़रूरी है। पर मैं समझता हूँ अभूतपूर्व है कि 10 दिन तक प्रधानमंत्री देश के बाहर रहें। एक विदेश मंत्री भी हैं नरेंद्र मोदी जी की, कुछ काम वो भी कर सकती हैं। मैं समझता हूँ फीजी शायद वो चली जाती, उनका दौरा थोड़ा छोटा हो जाता। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि स्वागत पे मत जाइए। हर देश अपने राष्ट्र हित पे चलता है और हमको ये देखना है कि इन यात्राओं के पूर्व देश को क्या हुआ। मसलन मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, जापान गए थे, बहुत भव्य स्वागत रहा उनका वहाँ, $35 बिलियन का वादा था, परंतु तैयारियां मैं समझता हूँ अभी तक पूरी नहीं हुई थी। सरकार भी अभी तक हर मामले में स्थिर नहीं हुई है। अभी तक तो कैबिनेट रिशफल हो रहा है, मंत्रियों को अपने पोर्टफोलियो मिल रहे हैं। तो जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, कल ही एक जापान के मंत्री ने एक वक्तव्य दिया है कि हमने $35 बिलियन कहा तो है, पर वो उस पर निर्भर है कि देश के अंदर क्या क्या बदलाव होते हैं, हमारे देश के अंदर इन्वेस्टमेंट रेजिमेन कैसे बदलता है। तो कहने का मतलब ये है कि एक पुरानी एक कहावत है, एक शेर है, हजूर आहिस्ता आहिस्ता जनाब आहिस्ता आहिस्ता जाए जरूर। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी यात्रा सफल हो, मैं यही कामना करता हूँ। समित हम आएंगे इस पर भी कि फिलहाल जो 3 देशों की यात्रा है और जो 40 शीर्ष नेताओं से मिलना है, इसका एजेंडा क्या होगा, किस तरह की चुनौतियां हैं, उम्मीदें क्या हैं। लेकिन फिलहाल ये जो बड़ा सवाल उठ रहा है, जो राजनीतिक है, घरेलू राजनीति से जुड़ा है, लेकिन महत्वपूर्ण है इसको उठाना, इसलिए शायद इस कार्यक्रम में उठाया भी गया है। जो बार बार बात हो रही है वो ये हो रही है कि प्रधानमंत्री जो है वो शायद काम को जो एक बांटने की कोशिश है वो नहीं कर पा रहे हैं। जिस तरह से अभी पवन वर्मा कह रहे हैं, ये भी कहा जा रहा है कि शोमैनशिप ज्यादा हो रही है, जो दिख ज्यादा रहा है लेकिन हाथ में कम आ रहा है। जो हार्ड डिलीवरेबल जो आना चाहिए, हमारे हुसूल होना चाहिए उस चीज का, वो हासिल नहीं हो पा रहा है, बल्कि दिख ज्यादा रहा है। ऐसा क्यों है? देखिए अरफा जी, 2-3 विषय समझना बहुत अनिवार्य है। ये तो आप जानते हैं कि पहले जो दौरे रहे हैं, जो पहले फेज में प्रधानमंत्री ने किया, वो दौरे हमारे नेबर्स के रहे हैं, वो लुक ईस्ट वाली पॉलिसी रही है, और अब जाके प्रधानमंत्री वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। हमें ये जानना पड़ेगा, 17 वर्षों तक कोई भी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नेपाल नहीं गया, जबकि नेपाल बिल्कुल हमारे बगल में था। 28 वर्षों तक कोई भी हमारा प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया नहीं गया, जबकि ऑस्ट्रेलिया के साथ बहुत महत्वपूर्ण हमारे वार्ता हो सकते थे। कई वर्षों तक हम भूटान की तरफ भी ध्यान दे के नहीं देख पाए। श्रीलंका में चाइना का एक इतना बड़ा पोर्ट बन गया, अब वहां सबमरीन्स आके डॉक होने लगे हैं। अब हिंदुस्तान उसके ऊपर सवाल उठा रहा है, मगर किसी ने इसके ऊपर चिंता नहीं की। तो ये बड़ा स्वाभाविक प्रक्रिया है कि पहले अपने देश के इर्द गिर्द जो हमारे नेबर्स हैं, उस विषय में हमारी स्ट्रैटेजी इतनी ढुलमुल चल रही थी कि हिंदुस्तान पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा देश बनता जा रहा था जिसके पूरी तरह से एक किलाबंदी कर दिया गया था चारों तरफ से। तो इसको किस तरह तोड़ना है, प्रधानमंत्री जी ने चिंता किया। दूसरा, आप देखिए, प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, यूरेनियम पैक्ट अभी साइन हुआ है,
जिस प्रकार से इतने वर्ष प्रधानमंत्री जब पहली बार उन्होंने शपथ ली, उसके बाद जो पहला विदेश से कोई गेस्ट आया था हमारे देश में, तो वो ऑस्ट्रेलिया के पीएम थे। तो स्वाभाविक रूप से ये जो प्रगाढ़ता बढ़ रही है, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। आज ऑस्ट्रेलिया के पास इतने रिजर्व्स हैं कोल के कि वो ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा देश बनता है जिसके पास 1000 वर्षों तक भी कोयला खत्म नहीं होने वाला है। हिंदुस्तान को आज कोयले की आवश्यकता है। ऐसे में ये संदेश जाना कि प्रधानमंत्री सीरियस हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन पवन वर्मा ये कह रहे हैं कि ये सब बहुत अच्छी बात है, भारत का गौरव बढ़ना चाहिए, लेकिन तैयारी जो है वो कमजोर रहती है और बातें बहुत ज्यादा होती हैं, हासिल कम होता है। उन्होंने जापान दौरे का जिक्र किया है। देखिए अरफा जी, अभी पवन वर्मा जी बहुत सीनियर व्यक्ति हैं, बहुत अच्छा भी कहते हैं। उन्होंने कहा एक शेर के माध्यम से कि आहिस्ता आहिस्ता चलना चाहिए। मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। मुझे लगता है तेज रफ्तार चलना चाहिए। बहुत आहिस्ता आहिस्ता बेबी स्टेप लेके मनमोहन सिंह जी चल रहे थे, उस कारण से बहुत कुछ पीछे छूट गया है। अब एकदम बहुत जल्दी में ये सब चीज़ों को ठीक करने की आवश्यकता है, वरना ऐसा ना हो जाए कि बे ऑफ बंगाल में ऐसा ना हो जाए कि बिल्कुल एकदम हमारे सर के ऊपर, हमारे पांव के पास हर जगह दुश्मन आके खड़े हो जाएं। इसलिए जरूरी है कि आहिस्ता आहिस्ता नहीं, बिल्कुल बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, तैयारी तो रहती ही है, और बहुत तेजी के साथ हिंदुस्तान आगे बढ़े। इसलिए एक सेंस ऑफ इमरजेंसी भी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस पूरे तमाम एक्टिविटी। बिल्कुल। सलमान हैदर साहब, कई सवाल संबित पात्रा ने उठाए हैं। उसके अलावा पवन वर्मा ये कह रहे हैं कि 10 दिनों तक बाहर रहे। जी, कुछ कह रहे हैं आप पवन वर्मा? मैं कह रहा हूं, मैं इनकी टिप्पणी का जवाब दे सकता हूं? जल्दी से। अच्छा, अगर आप जल्दी ही चाहती हैं तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं था कि रफ्तार नहीं होनी चाहिए। मैं ये कह रहा था कि रफ्तार के साथ तैयारी और सोच भी ज़रूरत है। मसलन मैं आपको मिसाल देता हूँ, प्रधानमंत्री भूटान गए, बहुत अच्छा था। कुछ ऐसी रफ्तार थी कि वहाँ अपने भाषण में नेशनल असेंबली में भूटान को एक बार नेपाल बुलाया, एक बार लद्दाख बुलाया। इतने भी रफ्तार की ज़रूरत नहीं है। जी, ठीक है। सलमान हैदर साहब, आपने कई सारे प्रधानमंत्रियों को देखा है। समिट के लिए जी हाँ, मैं वापस आती हूँ। मैं सलमान हैदर साहब से सवाल पूछ रही हूँ। मैं ये कह रही थी कि आपने देखा है, कई प्रधानमंत्रियों की नीतियाँ भी देखी हैं, विदेश नीति, उनके साथ भी काम किया है, फॉरेन सेक्रेटरी के तौर पर आपने काम किया है। आप किस तरह से इसे तराजू में तोलते हैं? वाकई बहुत तेज चल रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, या उस कमी को पूरा कर रहे हैं जो मनमोहन सिंह छोड़ आए? देखिए, अलग अलग प्रधानमंत्री के अलग अलग पर्सनल स्टाइल होते हैं। जो हम देख रहे हैं मोदी जी के साथ, वो वाकई जल्दी में है, आगे बढ़ने की फ़िक्र में है। अभी वो अब तक तो उनकी सरकार की तो शुरुआत ही है, मानना चाहिए। अभी चंद महीने ही हुए हैं, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ किया है विदेश पॉलिसी पर। लेकिन पवन वर्मा कह रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता चलना चाहिए, काम बांटना चाहिए, विदेश मंत्री इसलिए बनाए जाते हैं। मैंने अभी अर्ज़ किया था कि अलग अलग प्रधानमंत्री के अलग अलग स्टाइल होते हैं। गोल तो वही है, किस तरफ जा रहे हैं। चाहते हैं कि देश का फ़ायदा हो, देश का हित जो है उसके मुताबिक चलें। और मुझे लगता है कि ये अब दुनिया देख रही है कि जो अब प्रधानमंत्री हैं नई दिल्ली में, वो एक्टिव हैं, बहुत कुछ उन्होंने जोश लाया है पॉलिसी में, घर में भी, अंदरूनी पॉलिसी में भी और विदेशी पॉलिसी में भी। और इसमें कितना दम है इस बात में, जिस तरह से पवन वर्मा कह रहे हैं कि शायद ही ऐसा कोई प्रधानमंत्री हो जो कि इतने लंबे वक्त तक जो है देश से बाहर रहे और इतना लंबा दौरा रहा हो? नहीं, देखिए, ये तो अब क्या बताएं, जवाहरलाल नेहरू हफ्तों के लिए बाहर निकले थे जब ज़रूरत हुई। जब वो एक बार उन्होंने रूस की यात्रा की थी, काफ़ी दिन की। वो उस ज़माने, खैर ज़माना भी बदल गया है। वो तो उस वक्त ट्रेन से गए थे, और वो भूटान गए थे, जहाँ पवन और मैं, हम दोनों ने काम किया है। और वहाँ वो घोड़ी पर बैठ के गए थे उस ज़माने में। ये तो वक्त के मुताबिक और जो ज़रूरियात हैं
उसके बता बिल्कुल लगता है डिप्लोमेट्स जो हैं वो राजनीति में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहते, इसलिए बहुत ही सेफ जवाब दे रहे हैं। संदीप, कम से कम आप ईमानदारी से बताइए कि दो खास मेहमान दोनों अलग अलग पार्टियों के हैं और अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ रख रहे हैं। कि कह रहे हैं कि बहुत तेज़ रफ्तार से प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं और घर को उतना नहीं देख पा रहे हैं, यानी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो है वो छूट रही है। उधर संबित पात्रा ये कह रहे हैं कि बहुत कुछ धीमी रफ्तार की वजह से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उस वक्त जो थे वो छोड़ चुके हैं और उसको पूरा करना भी बाकी है, इसलिए जो है नॉर्मल से भी ज़्यादा रफ्तार हो रही है। आरफा, बहुत मुश्किल है, तीनों मुझसे कहीं ज़्यादा जानकार हैं। पर मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी ऑस्ट्रेलिया का जो यूरेनियम की बात है, ये 2011 में जूलिया गिलार्ड ने उनकी पार्टी की, लेबर पार्टी की पॉलिसी ओवरटर्न की थी, तो कि ये मोदी जी के हाथ का नहीं है। दूसरा, जापान में $35 बिलियन की बात कर रहे हैं, तो आरफा जापानी जो हैं बहुत फूंक फूंक के कदम चलते हैं। अमेरिका जो करता है उसके 1-2 साल बाद करते हैं और कभी कभी तो नहीं भी करते, जैसे कि न्यूक्लियर पैक्ट हो गया। तो ये तो संबित पात्रा साहब भी मानेंगे कि बचकाना है ये मानना कि $35 बिलियन एक आदमी के इलेक्ट होने पे ही कमिट हो गए, या $25 बिलियन चीन द्वारा एक ही आदमी के इलेक्ट होने पे ही कमिट हो गए। अभी तक तो हुआ नहीं है इस दुनिया में और ना होगा। अब पर इसमें ये ज़रूर है कि मोदी जी जल्दी में हैं और जल्दी में होना भी चाहिए, क्योंकि वायदे काफ़ी किए थे। 6 महीने हो गए, अब जनता शायद थोड़ा और वक्त देगी उनको कि उस कुछ बुनियादी ढांचे में कुछ बुनियादी बदलाव लाएं। उसी में उन्होंने अपना यूनियन कैबिनेट भी थोड़ा रीशफल किया है और आगे आने वाले वक्तों में मुझे लगता है कि 4-5 महीने में हम काफ़ी तेज़ी देखेंगे और ये देखेंगे कि चूँकि अभी ग्राउंड वर्क किया है 5-6 देश जाकर और बाकी डोमेस्टिक पॉलिसीज़ में, उसका रिजल्ट अभी आएगा। लेकिन संदीप, ये बताइए कि अभी जो 40 बड़े नेताओं से मुलाकात होनी है उनमें 24 का जिक्र किया जा रहा है कि काफ़ी शीर्ष नेता हैं। आपकी नज़र किस पे रहेगी कि किस नेता से क्या बातचीत होनी चाहिए, क्या एजेंडा एक पत्रकार के तौर पर आप देखते हैं विदेश नीति के लिहाज से? कुछ से तो मिल ही चुके, जैसे कि दिल्मा रूसोफ से मिल चुके ब्राज़ील, उनसे दोबारा मिलेंगे। व्लादिमीर पुतिन से मिल चुके, उनसे दोबारा मिलेंगे। और अंकेला मर्केल से मिलेंगे। तो इन्हीं पे हमें ज़्यादा नज़र रखनी है। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर से? ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर डेफिनेटली, वो तो होस्ट हैं। तो हमारे जो छूटे हुए हैं अभी, यानी ब्राज़ील के साथ हमें थोड़ा करना है, क्योंकि ब्राज़ील आर्थिक तंगी में है और शायद वो बेहतर पार्टनर होगा इंडिया का। और साथ साथ ऑस्ट्रेलिया आपने बताया ही, और फिर पुतिन का दिसंबर में आने वाले हैं पुतिन, और वो चाहेंगे कि इतना सारा शोर शराबा हो चुका है यूएस, जापान, भूटान, नेपाल, तो वो भी चाहेंगे कि एक 30 पॉइंट्स 40 पॉइंट्स कुछ एग्री करवाएं और कुछ फिर से दोबारा इस नई सरकार में एंट्री करने की कोशिश करे रूस। तो उनके साथ बातचीत होगी। और साथ में जैसा कि आप जानती हैं मल्टीलैटरल सेटिंग है, G20 है और आसियान है, तो जाहिर है कि जितने भी नेता हो सके मिलेंगे। उत्सुकता बहुत है बाहर। मैं G20 के बारे में आपसे अलग से सवाल पूछूंगी, लेकिन पवन वर्मा, आप कह रहे थे कि तैयारी जो है पिछले दिनों ठीक नहीं रही है। इस वक्त आसियान है, ईस्ट एशिया समिट है, G20 है, इसमें से आप क्या एजेंडा समझते हैं कि इस देश के प्रधानमंत्री को लेकर चलना चाहिए, खासकर G20 के मद्देनजर? देखिए, लुक ईस्ट पॉलिसी ये मिस्टर मोदी ने नहीं फॉर्मुलेट की है। ये कई सालों से कोई भी सरकार रही हो, वाजपेयी जी की सरकार भी और उसके बाद मनमोहन सिंह जी की सरकार, लुक ईस्ट पॉलिसी एक देश की एक नीति रही है। और मैं समझता हूँ आसियान के साथ हमारे संबंधों को और पुष्ट करना, ये कंसेंसस है, एक नेशनल कंसेंसस है, उसमें मोदी जी विस्तार करेंगे, बड़ी अच्छी बात है। मेरा ये कहना कि तैयारी नहीं हुई है, मैं मिसाल के बहुत संक्षिप्त में आपको कहता हूँ। एक मिसाल देता हूँ पाकिस्तान के साथ। आपने अपनी इलेक्शन के दौरान जो भी कहा हो मनमोहन सिंह के बारे में, आप इलेक्शन जीतते ही नवाज शरीफ को बुलाते हैं, बड़ी अच्छी बात है। उनके साथ आपका एक, जिसको पंजाबी में कहते हैं झप्पी भी होती है, वो स्वेरिंग इन पे होते हैं। पर उसके बाद रणनीति के अभाव के वजह से हमारे जो रिश्ते हैं पाकिस्तान के साथ वो बिल्कुल उधड़ते चले गए और कोई उससे हमें फायदा नहीं हुआ। उसी तरह जब चीन के राष्ट्रपति यहाँ आए तो आपने उस पर कोई लॉन्ग टर्म्स, जिसको कहते हैं ना चाणक्यन स्ट्रेटेजी इज एसेंशियल, अ स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रिन इज एसेंशियल। जब वो आए तो हमारे देश के अंदर हाल के समय में सबसे बड़ा इंकर्जन अक्रॉस द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हुआ।
चलिए पवन वर्मा, इन थोड़ा सा सब अभी चीजों G20 पे का फोकस करते हैं। मैं तो सिर्फ मशवरा ही दे सकता हूँ। जी पवन वर्मा, किसी दिन पूरी ओवरऑल अब जी। तक की 6 महीने में जो आर्थिक फॉरेन क्या मैं पॉलिसी उत्तर उभर के दे आई है सकता हूं? उस पर जी। बातचीत करेंगे। मैं आती हूँ संबित आपके पास, लेकिन फिलहाल नहीं, मैं G20 के बारे में और G20 आसियान के बारे में खासकर मैं आपसे पॉइंट वाइज चाहती हूँ कि आप बताइए कि प्रधानमंत्री का एजेंडे में ये होना चाहिए, जो वापस आए तो हम उस पर फिर चेक करेंगे कि ये सब कुछ वो लेकर आए या नहीं। देखिए, जहां तक देखिए, आसियान इससे का पहले कि सवाल मैं है और point wise म्यांमार उस पे का उत्तर मैं सवाल, आती हूँ संबित। जिस जो आप सवाल पूछ रही है वो उसका बिल्कुल साफ जवाब है कि म्यांमार हमारा पड़ोसी मुल्क है, वहां पर चीन का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, हमें उसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी की विजिट वाजिब है। आसियान समिट बिल्कुल हमारे नेशनल कंसेंसस पॉलिसी के तहत है। हमें आसियान के साथ अपने रिश्तों को और सुदृढ़ करना है, हमारे को लैंड रूट और बाकी चीज़ों पे बात करनी है। चाइना की पॉलिसी आसियान के साथ क्या है उस पर देखना है कि यहाँ इनमें कहाँ तक हमारे व्यू पॉइंट के साथ सहमति है। G20 इज अ फॉर्मल समिट फोरम, उसमें प्रधानमंत्री का होना जरूरी है। बायलैटरल तो वहां पर कितनी भी कर ले। जी संबित पात्रा जी, जवाब दीजिए। कर चुके हैं, जैसे संदीप ने कहा, पहले भी मिल चुके हैं। मैं उत्तर दे दूं। हाँ, मैं अभी ध्यान से सबको सुन रहा था। देखिए, 2-3 विषय हैं। पहला है कि अभी संदीप जी ने कहा कि जापान गए, जापान ठोक ठोक के कदम रखता है और ये जरूरी नहीं है कि $35 बिलियन एकदम से वो दे दे। बिल्कुल स्वाभाविक है, किसी भी देश को ठोक बजा के अपने कदम को रखना चाहिए, मगर इसका अर्थ ये नहीं होता है कि हमारे प्रधानमंत्री वहां जाएं ही नहीं और पहल करें ही नहीं। वो पूरी तैयारी के साथ जाते हैं, उन्होंने पहल भी की है, पहल का अंजाम भी हुआ है। वो अंजाम अक्रॉस द टाइम पीरियड धीरे धीरे ये पूरा विषय बढ़ता चला जाएगा। ये प्रोएक्टिव हमें होना है, वो अपने पॉलिसी के अनुसार से चलेंगे, ये सब समय बताएगा। दूसरा, अभी चाइना के बारे में और पाकिस्तान के विषय में पवन वर्मा जी ने कहा, आप देखिए, पहली बार चाइना को लेकर हम हमेशा डिस्कशन करते थे, रेड लाइंस शुड बी देयर, बिजनेस शुड नॉट बी एज यूजुअल। पहली बार उसका असली मायने क्या होता है हिंदुस्तान ने देखा कि रेड लाइन आखिर होता क्या है और बिजनेस नॉट एज यूजुअल का अर्थ क्या होता है। हमने अपने दोस्ती के हाथ को पहले दिन बढ़ाया कि आइए आप हमारे मेहमान बनिए, हम आज शपथ ले रहे हैं, एक नई शुरुआत करेंगे। मगर उसके ठीक अगले बार आपने आके सेपरेटिस्ट फोर्सेस के साथ बात करना आरंभ कर दिया। हमने कहा कि दिस इज द रेड लाइन नाउ, ये रेड लाइन है, इसके आगे आप नहीं बढ़ सकते हैं, हम आपसे बात नहीं करेंगे, आप सुधर जाओ तो आप हमसे बात कर लेना। आज डिबेट में किसी प्रकार का असमंजस की परिस्थिति नहीं है। क्या है, कहां के आगे हम प्रोसीड नहीं करेंगे, आज हम क्लियरली बता सकते हैं। चाइना में जब चाइना के प्रीमियर हिंदुस्तान आए, शी जिनपिंग के प्रेजेंस में जिस प्रकार से कॉन्फिडेंस के साथ नरेंद्र मोदी जी ने अर्थात हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने पहली बार चाइना के प्रीमियर के प्रेजेंस में ये रखा कि द बॉर्डर डिस्प्यूट शुड बी सॉल्व्ड जी, और ये पीस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर चाइना और इंडिया को आगे बढ़ना है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे फॉरेन पॉलिसी के और स्ट्रेटेजिक रूप से हो, तो बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व हो और एक पीसफुल मामले में। और हमने देखा कि अगर कोई डिस्प्यूट था जो तत्कालीन था, वो किस प्रकार सितंबर 29 तारीख को दोनों साइड विड्रॉ हुआ और एक हमने स्टेटस क्वो बनाया वहां पे। पहले ऐसा हुआ ही नहीं था कभी। तो स्वाभाविक है कि प्रोएक्टिविटी भी है और उसका नतीजा भी ग्राउंड में हमें देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। पवन वर्मा, मैं आती हूँ आपकी तरफ, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो कि कार्यक्रम के आखिर में बचा रह गया, वो ये है कि क्या वाकई फॉरेन पॉलिसी को जिस तरह से अब तक हम अप्रोच कर रहे थे, आप कह रहे थे अलग अलग प्रधानमंत्री अलग अलग तरीके से करते हैं, लेकिन अब तक जो एक स्टाइल रहा है, जो अप्रोच रही है, वो लो की यानी रहता था। प्रधानमंत्रियों की जो विदेश यात्राएं हैं वो बहुत ज़्यादा मीडिया में उतना कवरेज भी नहीं होता था या आम आदमी को उतना खबर नहीं होती थी। आज जिस तरह से लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी का जो स्टाइल और अप्रोच है वो दूसरे प्रधानमंत्रियों से बिल्कुल अलग है, और इसका असर क्या होगा विदेश नीति पर? जहाँ तक मैंने देखा है, मैंने जिंदगी भर विदेश मंत्रालय में काम किया है, विदेशी पॉलिसी जो है हमेशा इट हैज़ बीन वेरी प्रोमिनेंट। अखबार में अगर कोई विज़िट होती है, कोई आता है, कोई जाता है, तो वो ये काफ़ी उछलता है ये मामला, उससे बातचीत काफ़ी होती है। तो इस वक्त जो हम देख रहे हैं मोदी जी के साथ, वो उसी लाइन में है कि लेकिन एम्फेसिस कुछ बढ़ गई है, इससे कि एक्टिविटी नज़र आ रही है ज़्यादा, जो या उसका प्रोजेक्शन ज़्यादा। मैं तभी मैंने कहा कि स्टाइल की बात है। उनका एक ख़ास तरीक़ा है
वो हम देख रहे हैं। मुझे लगता है कि इसमें ये कोई ख़राबी नहीं, कोई अच्छा है, ठीक इस तरह इससे लगता है कि जैसे आपने कहा था कि एक स्टाइल, एक प्रोजेक्शन होता है, और प्रोजेक्शन का भी फ़ायदा है कि हम अपनी सीरियसनेस दिखाते हैं, अपनी ख्वाहिश दिखाते हैं कि आगे बढ़ें, ताल्लुकात और तगड़े करें और रीच आउट करें और देशों को। संदीप, क्या ये फ़र्क इसलिए भी नज़र आ रहा है क्योंकि पिछले प्रधानमंत्री और इनमें काफ़ी फ़र्क है इनके स्टाइल और अप्रोच में, इसलिए हमें ये लग रहा है कि ज़्यादा हो रहा है, या वाकई आपको लगता है कि हर प्रधानमंत्री का अपना अलग अंदाज होता है? कई कारण हैं। एक तो आप देखिए, अगर नरसिम्हा राव जी, वाजपेयी जी और मनमोहन जी मेरे ख्याल से 10 साल लेट प्रधानमंत्री बने। अगर 10 साल पहले होता तो उनमें भी वो स्फूर्ति और ताजगी दिखाई देती जो नरेंद्र मोदी जी में है। दूसरा, इसमें कोई शक नहीं है कि टेलीविज़न और मीडिया के लिहाज से देखा जाए तो माइंड स्पेस इस साल अगर किसी भारतीय राजनीतिक नेता ने हिंदुस्तानियों की कैप्चर की है तो वो नरेंद्र मोदी हैं, और इसलिए उनके आने जाने पे पहले से कहीं ज़्यादा नज़र रखी जा रही है। और तीसरा, हम देख रहे हैं कि पिछले 1-2 साल से जो हमने देखा कि थोड़ी सी बहुत ज़्यादा अटैक हो गया था मीडिया द्वारा और बाकी लोग द्वारा सरकार पे, और उसको सब तुल गए थे निकम्मा घोषित करने के लिए, तो उसके बनिस्बत एक कॉन्ट्रास्ट सा दिख रहा है, नया हनीमून पीरियड सा है। पर विदेश मामलों में, चाहे वो आतंकी हो, चाहे व्यापार का हो, चाहे किसी भी चीज़ का हो, इन सब में वक्त लगता है, 1 साल 2 साल 3 साल प्लान करने में, जमाने में। तो ये जो शुरुआत है, मेरे ख्याल से इसका असली असेसमेंट ठीक 1 साल बाद। जी पवन अरोड़ा, जल्दी से बताइए, क्या आप भी मानते हैं वाकई नरेंद्र मोदी का स्टाइल और अप्रोच दूसरे प्रधानमंत्रियों से अलग है, या फिर ये आप मानते हैं कि प्रोजेक्शन ज़्यादा है, शोमैनशिप ज़्यादा है? देखिए, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं अफरा जी, फॉरेन पॉलिसी सिर्फ स्टाइल पर निर्भर नहीं होती है। कई उपलब्धियां मनमोहन सिंह के समय में भी हुई। सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट विद अमेरिका उन्हीं के प्रधानमंत्री के तहत हुआ, और जिसका बीजेपी ने विरोध किया था। तो ऐसा नहीं है कि ठोस कदम सिर्फ स्टाइल के वजह से होते हैं। भारत एक महत्वपूर्ण देश है, और देशों भी भारत के साथ अपने रिश्ते बढ़ाने चाहते हैं अपने राष्ट्रहित में। प्रधानमंत्री की स्टाइल कैसी भी हो, हर देश को उसकी फॉरेन पॉलिसी की उपलब्धियों का बड़ा ठोस एक विश्लेषण करना जरूरी है। बिल्कुल, स्टाइल पे मत जाइए आप बहुत ज्यादा। जी ठीक है। संबित, लास्ट बिल्कुल आखिरी बात आप कहिए कि कॉन्क्रीट नतीजे भी चाहिए, सिर्फ स्टाइल, प्रोजेक्शन और अलग अप्रोच काम नहीं आएगी। 6 महीने से अब आगे वक्त गुजर रहा है और अब जो है एनालाइज करने का वक्त आ गया है। संदीप कह रहे हैं हनीमून पीरियड जो है अब गुजर रहा है। देखिए आरफा जी, एक बात मैं बहुत स्पष्टता से कह दूं, यहाँ स्टाइल भी है और यहाँ सब्सटेंस भी है, और दोनों स्टाइल और सब्सटेंस जब मिलते हैं तो ऐतिहासिक निर्णय होते हैं। और जैसे अभी संदीप जी ने कहा है, अभी हमने बीज बोया है, फसल कुछ समय बाद कटेगा, और जब फसल लहलहाएगा तो पूरा हिंदुस्तान देखेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आपका, संबित पात्रा आपका, और साफ तौर पर आपने ये कह दिया है कि जो नतीजा है जब वो आएगा, जब वो फल कटेगा तो फिर हम यहाँ फिर इकट्ठे होंगे और फिर चर्चा करेंगे इस बात पर। तब तक के लिए अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।